दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस सब में। दोस्तों आज क्लास 7th में साइंस का 11th चैप्टर है जिसका टॉपिक है जंतुओं और पादप में परिवहन। यानी कि हमारा हृदय कैसे कार्य करता है, हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण कैसे कार्य करता है, रक्त क्यों लाल होता है, पादपों का परिवहन कैसे होता है, पादप भोजन को इधर उधर कैसे भेजते हैं, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और अपशिष्ट को बाहर निकालना क्यों जरूरी है और ऑक्सीजन कितनी अपने लिए ज़रूरी है, इस टॉपिक के बारे में यानी कि ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया भी है। क्योंकि जो ऑक्सीजन है वह श्वसन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 11th। और हम आपको बता दें इस चैप्टर के बाद मैं आप सभी को इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं ये सब कैसे संभव होता है? हम आपको एक चित्र भी दिखाएंगे 11.1। देखिए, ये रहा 11.1 चित्र। 11.1 चित्र में क्या दिखाया गया है? परिसंचरण तंत्र, यानी कि जो आपका सर्कुलेशन है वह कैसा है। ये देखिए किस तरीके की नसें नसें दिखाई पड़ रही। इसमें हृदय भी है, शिरा भी है, धमनी भी है। तो धमनी क्या करती है? जो हृदय के पास से शुद्ध यानी कि प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती। और शिरा क्या करती? जो अशुद्ध रक्त होता है वापस उसको हृदय तक लाने का कार्य करती है। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण यानी कि परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसको कहते हैं। देखिए, रक्त यानी ब्लड सभी के शरीर में पाया जाता है। अमूमन एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और ब्लड जो होता है, रक्त होता है, वह लाल होता है। किसके कारण होता है? वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूसीबी मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त क्या है? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ये पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत जिसको कहते हैं शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना है जिसे हम प्लाज्मा या प्लाज्मा कहते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। क्या होती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको की रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और इनका जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन। जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त यानी कि हम सभी जंतुओं का रक्त कैसा होता है? वह लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का लाल रंग
होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो ब्लड है वो रेड क्यों होता है, तो आप कह सकते हैं ड्यू टू, आपका क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो रक्त है, ब्लड है, वह रेड होता है। रक्त में अन्य प्रकार की भी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है वह कौन मेंटेन करती हैं, वह WBC मेंटेन करती हैं। बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बूझो कुछ परेशान हुआ। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पट्टिकाणु प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का थक्का क्यों जमता है तो होता पट्टिकाणु। अगर ये पूछा जाए किस विटामिन की मात्रा सही यानी कि संतुलित होने पर रक्त का थक्का जमता है, वह होता विटामिन के। अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी के कारण आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो आंसर होगा विटामिन के। अब देखते हैं रक्त वाहिनियां। क्या पढ़ेंगे? रक्त वाहिनियां पढ़ेंगे। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, यानी कि जिनको आप नस बोलते हैं, नसें होती हैं। कभी कभी किसी के हाथ या पैरों की या नसें दिखाई भी पड़ती हैं, तो उन्हीं को हम वाहिनियां कहते हैं, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपको हम पहले अध्याय किसमें 10th में हम पढ़ा चुके, 10वें चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती। कौन कौन सी? धमनी और शिरा। हम आपको बता दें, धमनी क्या करती है, जो शुद्ध रक्त होता है हृदय से वह शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है। और शिरा क्या कार्य करती? शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है उसको वह हृदय तक पहुंचाती है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां यानी कि दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। आइए दोस्तों, हम आपको एक प्रैक्टिकल के बारे में बताते हैं, वो भी आप चेक करके देख सकते हैं। हम ध्वनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए यानी कि एक्सपेरिमेंट करते, प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए क्रियाकलाप 11.1। अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं कलाई और भीतरी भाग पर रखिए, जैसा कि चित्र में भी हम दिखाएंगे। क्या आपको कोई स्पंदन गति धक 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 महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंदन यानी कि नब्ज कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। देखिए दोस्तों, चित्र 11.2, कलाई में नाड़ी स्पंद को अनुभव करना। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी नाड़ी की गति कितनी है। अमूमन जो होती है वह वयस्क पुरुष की यानी वयस्क मनुष्य की वह होती है लगभग 72 से 80 बार 1 मिनट में। इस तरीके से आप अपनी नाड़ी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती। क्या कहलाती? स्पंदन दर कहलाती। विश्राम की अवस्था में किसी वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां नाड़ी
के स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कर सकते हो और उन आंकड़ों को आप सुरक्षित भी रख सकते हो और अंतर दोनों में समझ सकते हैं सभी में। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती शिराएं कहलाती। यानी कि शरीर से अशुद्ध रक्त को जो हृदय तक पहुंचाती उन्हें हम शिराएं कहते। क्या कहते हैं? शिराएं। शिराएं मतलब शरीर, शरीर से जो अशुद्ध रक्त को आपके हृदय तक पहुंचाए उसको हम क्या कहते हैं? शिराएं। और धमनी बची, धमनी क्या करती? वह हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। शिराओं में ऐसे वॉल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। देखिए चित्र 11.13 परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र। ये देखिए फेफड़े हैं, फुफ्फुस शिरा है, केशिकाएं हैं, धमनी है, फुफ्फुस धमनी है। ये देखिए आपका एक चित्र दिया गया है। आपने चित्र देखा, क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। केशिकाओं का कार्य क्या होता है? रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य होता नहीं। केशिकाओं में रक्त ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। अब बात करते हैं हम रक्तदान की। किसकी बात करते हैं? रक्तदान की। रक्त की अनुपलब्धता यानी कि अनअवेलेबल, यानी कि अगर रक्त उपलब्ध नहीं है उसके कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर भी किया जाता है। यानी कि ब्लड डे, रक्तदान दिवस मनाया कब जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 जून को। इस दिन जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है वह स्वेच्छा से रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से क्या होता है कि बहुत से लोगों की जान बचती है, प्लस जो व्यक्ति रक्तदान करता है उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी निजात मिलता है। तो रक्तदान से किसी भी प्रकार की शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है। इन सब भ्रांतियों से आप सभी लोग बचें। अब बात करते हैं हृदय, हार्ट, जो कि शरीर का बहुत अहम हिस्सा है। अगर यही ना हो तो शरीर किसी भी तरीके से कार्य नहीं करेगा। हृदय एक ऐसा है जो जीवन पर्यंत चलता है। अगर ये बंद तो सब बंद। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है, यानी कि बिना रुके। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक दिल आपका जो है वो धड़कता रहेगा। साउंड कैसा देता है? लब और ढब। कैसा देता है? लब और ढब का साउंड क्रिएट करता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत यानी कि फुल लाइफ बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में और कुछ भी जानकारी लेते हैं। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता। कहाँ स्थित होता? वक्ष गुहा में यह स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अभी हम आपको चित्र में दिखाएंगे 11.1 में। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़िए। जो आपकी उंगली है उनको भीतर की ओर आप मोड़ सकते हैं। क्या करना? अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप लगभग साइज कितना होगा? आपकी मुट्ठी के बराबर ही होगा। जरा सोचिए, हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए क्या करना होता है? हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? यह 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं। जो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ऊपरी 2 कक्ष होते हैं उनको अलिंद कहते हैं। निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है। यानी कि ये जो दीवार होती या कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को और ऑक्सीजन वाले समृद्ध रक्त को ये आपस में मिलने नहीं देते हैं। और अपना हृदय स्थित कहाँ होता है? वक्ष गुहा में
स्थित होता है। यह लगभग हाथ अपने हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है। ये कितने कक्षों में डिवाइड होता है? ये 4 कक्षों में डिवाइड होता है। ऊपर जो 2 कक्ष होते हैं उनको हम अलिंद कहते हैं, और नीचे जो जो कक्ष होते हैं उनको हम निलय कहते हैं। अब हम देखते हैं चित्र, आपको दिखाते हैं कौन सा। यह देखिए 11.4 मानव हृदय का काट चित्र। किसका? मानव हृदय का काट चित्र आप लोग देख सकते हैं। महाशिरा दिया गया है, दायां अलिंद दिया गया है, कक्षों के बीच को विभाजन करने वाली दीवार, दायां निलय दिया गया है, फिर महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, बायां अलिंद, बायां निलय आदि ये आपको मानव हृदय काट चित्र में देखने को मिल जाएगा। काट का मतलब होता है कटे हुए हृदय का चित्र दिया गया है। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए हम चित्र 11.3 को पहले ही देख चुके हैं, उसको मैंने आपको ऊपर दिखाया है। अब इसमें क्या करना है? हृदय की दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण करते हैं, और इस चित्र यानी कि 11.3 में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वह शेष शरीर में पंप होता है। देखिए हम आपको बता दें, जो शुद्ध रक्त होता है हृदय से वह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य धमनी करती है, और जो अशुद्ध रक्त होता है शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा करके हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती? वह शिरा करती। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हृदय स्पंद की बात करते हैं, यानी कि हृदय धड़कन की बात करते हैं। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध और विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट जिसको बोलते हो, जिसमें साउंड आपका उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती लब और ढब। लब और ढब अगर आप ध्यान से सुने तो आप इसे सुन सकते हैं। इसे हृदय स्पंद कहलाता है। इसे क्या करते हैं? हार्ट बीट को हृदय स्पंद कहलाता है। याद रखिए कि हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है, यानी कि जब तक आप पृथ्वी पर जीवित रहेंगे तब तक आपका दिल है वह जोरों से धड़कता रहेगा। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों यानी धड़कन को महसूस कर सकते हैं। यानी कि अपने चेस्ट के बाईं ओर आप हाथ रखिए तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी दिल की धड़कन है वह धड़क रही है। चिकित्सक आपके हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है। आप कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा एक आला, इसको हिंदी में आला बोलते हैं, चेस्ट पे रख देता है और 2 कान में लगा लेता है। तो उससे क्या होता है? इसी को स्टेथोस्कोप बोलते हैं। वो आपकी दिल की धड़कन सुनता है, फिर अंदाज़ा लगाता है कि आपको कौन सी बीमारी, कौन सी मेडिसिन देने की ज़रूरत है। देखिए हम चित्र में दिखाते 11.5 में स्टेथोस्कोप। ये रहा ऊपर आपका स्टेथोस्कोप। ट्यूब है, चेस्ट पीस यानी कि चेस्ट पर रखना, श्रोतिका यानी कि सुनने वाला कान में आपको लगाना है। ये चीज़ है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगाओ, चेस्ट पीस यानी कि चेस्ट पर लगाने वाला, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस यानी कि श्रोतिका कान में लगाने वाले लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। यानी कि आपका हार्ट कायदे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, डॉक्टर स्टेथोस्कोप के माध्यम से पता कर, उसके साउंड से पता करता है। पता चलता है लब ढब की जो स्पीड है वो कैसी है, कम है तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्रियाकलाप 11.2। कौन सी क्रियाकलाप? 11.2। 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली या गुब्बारे को तानकर आप लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। चित्र आपको हम दिखाएंगे
11.15 B। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे को देखिए, ये देखिए चित्र 11.5 हृदय स्पंद को सुनने का यंत्र। ये देखिए एक बच्चे ने बनाया, कैसे, B नंबर स्टेथोस्कोप का एक मॉडल, ये देखिए बनाया गया। और ये बेटा एक बच्चा है जो सुनने का प्रयास कर रहा है। फिर क्या करना, अपने कान को एक कान के पास रखिए, ठीक है, अपने एक कान को इसके पास रखिए, कीप के मुख को अपने वक्ष पर यानी कि हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास करें। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही? ये ध्वनि हृदय स्पंदनों की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता रहता है? 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः आप हृदय स्पंदन दर ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि आप एक्सरसाइज करें, फिर चेक करें, रनिंग करें, फिर चेक करें, ऐसे आप अपने धड़कन में अंतर समझ सकते हैं। जब आप कभी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, शारीरिक श्रम करेंगे, जो आपकी दिल की धड़कन है उसकी क्या है, स्पीड बढ़ जाएगी। अब अपने मित्रों को विश्राम अवस्था में तक 4-5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन को आप चेक कर सकते हैं और इस रिकॉर्ड को आप सुरक्षित रख सकते हैं, देख सकते हैं इनमें अंतर क्या हुआ है। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न होता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। हम आपको बता दें, ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। जब स्टार्टिंग में इन्होंने की थी तो इनको विभिन्न प्रकार की बातें सुननी पड़ी थी। और ब्लड ग्रुप की बात करें, यानी कि रक्त समूह की बात करें, ABO की बात करें, उसकी खोज की थी वह थे लैंड स्टीनर। कौन थे? लैंड स्टीनर। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657 इनका जीवन काल है, नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया, यानी कि मजाक उड़ाया गया कि ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा गया। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। लोगों ने घोषित कर दिया कि इनके बस का कुछ नहीं, ये पागल हैं। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तत्व के रूप में मान्यता मिल गई। बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। यानी कि हाइड्रा और स्पंज में कोई रक्त नहीं होता। जिस और जलीय वातावरण में वह निवास करेंगे वही उनके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाएगा और वो अपना कार्य करते रहेंगे। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में पढ़ते हैं। अब देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में हम लोग भी आते हैं। हम लोगों में भी कैसे उत्सर्जन होता है ये चीज़ आप लोग समझते हैं। यूरिन जाते हो, वेस्ट मटेरियल आउट करते हो, तो ये सब क्या उत्सर्जन की कैटेगरी में आता है। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कि हमने सांस ली, अंतः श्वसन, ऑक्सीजन ली। जब हम श्वसन बाहर करते हैं यानी कि सांस छोड़ते, उस क्रिया को उच्च वसन कहते हैं। इस दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। यह भी ध्यान रखिए कि अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम ये मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से, जैसे अपनी बॉडी के अंदर ही क्रिएट होते हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, यानी कि जहरीले होते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अगर नहीं निकालेंगे तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा और जीने की संभावना कम हो जाएगी, मरने के चांसेस अधिक हो जाएंगे। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं।
क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। अब पढ़ते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र, यानी कि हम लोग अपने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। ये किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की आवश्यकता हो। यह व्यवस्था वृक्क यानी कि गुर्दे, जिसको इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं, उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं, जिसे हम टॉयलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉयलेट कहते हैं। वृक्कों से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्रवाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। जैसा कि चित्र 11.6 में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 11.6 मानव उत्सर्जन तंत्र है। देखिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ। ये देखिए किडनी दी गई। क्या दी गई? किडनी यानी कि वृक्क, इनको हम और गुर्दा भी कहते हैं। अब ये देखिए मूत्रवाहिनी है, इससे फिल्टर हुआ इसमें आ गया मूत्रवाहिनी। ये मूत्राशय में एकत्रित हो गया और ये आपका मूत्रमार्ग और ये मूत्र रंध्र रहा। इससे मानव उत्सर्जन तंत्र भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र भी इसे कहते हैं। इसे ही हम कहते हैं। मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है, जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, यानी कि इन्हीं को हम उत्सर्जी तंत्र या अंग भी कहते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है, यानी कि टॉयलेट करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना आता है। श्वेत में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। क्या स्वेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो यह घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि किडनी जो होती है वह काम करना बंद कर देती है। तब क्या होता है? ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती। किडनी फेल तो सब कुछ फेल। बट अब विभिन्न प्रकार के आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट हो गए हैं, जिससे किडनी की जगह डायलिसिस की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। संभावना क्या होती? कम हो जाती। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव। इस प्रकार रक्त के छानन की विधि को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। अब देखिए जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता, यानी कि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। आपके पानी शरीर में वाटर लेवल या पानी की मात्रा कितनी है। मछली जैसे जलीय जीव यानी कि जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्फ जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन
अर्धघन सेंटीमीटर यानी कि सेमी सॉलिड। आधा क्या होता है, ठोस होता है, आधा आपका द्रव जैसा होता है। ना ही वो सॉलिड होता है यानी कि ना ही वो ठोस होता है, ना ही वह लिक्विड यानी कि द्रव के रूप में होता है, पदार्थ के रूप में मिलता है। सेमी सॉलिड अर्ध ठोस इसको कहते हैं। जो मुक्ता श्वेत यानी सफ़ेद रंग का होता है। बीट आपने देखी, बीट विभिन्न प्रकार की आपने पक्षियों वगैरह देखी होगी, कैसी होती, वाइट कलर की होती है। रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया मुख्य होता है। यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग करे, अपशिष्ट कोई भी पदार्थ निकाल रहा तो उसमें कौन सा पदार्थ होगा सबसे अधिक, उसमें यूरिया ही प्रमुख होता है। अब देखेंगे पदार्थों में, पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय फर्स्ट में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, पौधे या पादप अपनी जड़ों यानी कि जाइलम द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। आपको पहले से पता है जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें जल और खनिज यानी कि पानी और खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण किसके माध्यम से होता है, वह होता है जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से होता। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। अध्याय 10 में हमने आपको यह पढ़ाया है कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी कि हम खाना खाएंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी। तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती हैं। अतः ये आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? यानी कि जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन वह किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अब पढ़ते हैं जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों यानी जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल की सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं, जैसा कि चित्र 11.7a में पहले बता चुके हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादप में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जाइलम। जाइलम के माध्यम से ही इनमें पानी और पोषक तत्व ऊपर पहुंचते हैं पेड़ पौधों में। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक कहती हैं, यानी संवहन ऊतक बनाती हैं। संवहन मीन्स क्या होता है, बहना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को संवहन, परिवहन और वहन कहते हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं और इसे दारू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलम और दारू। मैंने अभी आपको बताया था जाइलम क्या करता है, पानी और खनिज के जो खनिज लवण होते हैं उनको पेड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन जड़ के माध्यम से। किसके माध्यम से, जड़ के माध्यम से। देखिए, जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बनाता है। जाइलम चैनलों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। चित्र 11.7b। देखिए, आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसे फ्लोएम कहते, पोषवाह कहते। आप एक मोटी बात समझ लो, सीधी बात समझ लो। पेड़ पौधों में पत्तियों में जो भी भोजन बना उसे पेड़ या पौधे की विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। कौन करता, फ्लोएम। फ्लोएम का यही कार्य है कि भोजन बन जाए और पत्तियों या पेड़ पौधों के विभिन्न शाखाओं तक पहुंचा दे। और जाइलम क्या करता है, जाइलम नीचे से जल और खनिज लवण को लाता है। तो दोनों के कार्य क्लियर हो गए। जाइलम मतलब जल लाएगा और फ्लोएम मतलब भोजन को वितरित करेगा शाखाओं में।
अब हम आपको दिखाते चित्र 11.7 जल और खनिजों का परिवहन। ए नंबर देखो, मूल के एक भाग और बी में किसी वृक्ष। देखिए मूल के किसी भाग, ये देखिए ये आपका दिया गया जाइलम। जाइलम का क्या कार्य था? जल और खनिज लवणों को ऊपर तक लाना। और ये मूल रोम दिए गए, यहाँ तक ये पहुँचाएगा। इसके बाद स्पीड से तना या पेड़ पौधे क्या है, प्रोग्रेस करते, वृद्धि करते हैं। ये देखिए एक पूरे पेड़ का चित्र हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से कर। देखिए जड़, जड़ क्या भूमि के नीचे है। जब जड़ भूमि के नीचे होगी तो वहाँ से नमी कैच करेगी, नमी लाएगी। नमी में क्या होगा, जल होगा, खनिज होंगे। और ये कहाँ जाएंगे, पेड़ में जाएंगे, तने में जाएंगे, तने में ऊपर की ओर जाएगा, किसके माध्यम से, केशिका के माध्यम से। और फिर यह धीरे धीरे वृद्धि पेड़ पौधे करते हैं। आगे देखिए, अब हम आपको एक क्रियाकलाप 11.3 दिखाते हैं। हम इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही व एक कोमल शाकी पौधे की टहनी ले सकते हैं। एक ब्लेड की आवश्यकता भी होगी। गिलास को 1/3 पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदे लाल स्याही की डालें। एक कोमल शाकी पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र में हम अभी आपको दिखाएंगे 11.8 में दिखाया गया। अगले दिन इसका अवलोकन देखिए। ये देखिए 11.8 रंगीन पानी में रखी गई शाकी पौधे की टहनी। अगले दिन चेक करना इसमें क्या चेंजमेंट हुआ है, क्या चेंजमेंट हुआ है वो आपको बताना है। फिर से हम आप इस प्रैक्टिकल को हम फिर से बता दें। क्रियाकलाप 11.3, इसमें क्या करना है कि मैं एक गिलास पानी चाहिए, ठीक है, लाल स्याही चाहिए, एक कोमल शाकी पौधा चाहिए और एक ब्लेड। फिर हमें क्या करना है, इस पौधे को काट के इस गिलास में रख देना है, डुबो देना है इस लिक्विड में। फिर नेक्स्ट डे देखना है, दूसरे दिन देखना इसमें क्या चेंजमेंट हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, बारीकी से इसको चेक करना है आपको। अब देखिए चित्र 11.8, पानी तने में ऊपर को चढ़ाता है। बिल्कुल बी नंबर, 12 नंबर जो चित्र दिया गया, पानी क्या करता है, ऊपर की ओर तो बढ़ेगा, नीचे की ओर तो जाएगा नहीं, क्योंकि वह नीचे से आ रहा है, जाइलम उसको लेकर आ रहा है, खनिज और खनिज लवण है, साथ में जल भी है। तो वह कहाँ जा रहा है, तने के ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे तना क्या करेगा, बढ़ेगा, विभिन्न प्रकार की शाखाओं में पेड़ बढ़ जाएगा। और जो 7 नंबर दिया गया, तने की अनुप्रस्थ काट जो लाल रंग के बिंदु प्रदर्शित करता है। यह अनुप्रस्थ काट आप देख सकते हैं चित्र 7 में। क्या शाकी पौधे की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया, तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन भी करिए। अब देखते हैं वाष्पो उत्सर्जन। क्या देखना, वाष्पो उत्सर्जन मैं आपको बता दूं, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी क्रिया को वाष्पो उत्सर्जन या वेपराइजेशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। एक फिर आप समझ लो कि जब पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वातावरण में चला जाता है तो इस क्रिया को वाष्पो उत्सर्जन या वेपराइजेशन कहते हैं। और क्लास 6 में मैंने आपको पढ़ाया है कि पादप वाष्पो उत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। क्या करते, बाहर निकालते। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसण अभिकर्षण यानी कि खिंचाव विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जल का चूसण करते हैं, यानी कि पाइप से आप जूस वगैरह पीते हो, गन्ने का जूस पीते हो, अनार का जूस पीते हो, एक पाइप डालते हो, सिरकी जिसको बोलते हो, तो स्ट्रॉ से जल का चूसण इसी तरीके से पेड़ पौधों में पानी चढ़ता है। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो वेपराइजेशन है, पादप को ठंडा रखने में सहायता करता है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख शब्द, जैसे धमनी, रक्तवाहिनियाँ, केशिका, परिसंचरण तंत्र, डायलिसिस, उत्सर्जन तंत्र, हीमोग्लोबिन, हृदय स्पंदन, वृक्क गुर्दा, फ्लोएम, पोषवाहा, प्लाज्मा, पट्टिकाणु, नाड़ी स्पंद, लाल रक्त कोशिकाएं, मूल रूम, स्टेथोस्कोप, पसीना, ऊतक, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, यूरिक अम्ल, मूत्राशय, शिरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जाइलम, दारू आदि। अब देखते हैं कुछ आपने इसमें क्या क्या पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती, इसको जरूर आप ध्यान से समझ लें। अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त
शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। अधिकांश जंतुओं में क्या होता है, जो पानी होता है वो प्रवाहित होता है। ठीक है, फिर से आप समझ लें इसको। अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। ये शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियाँ और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स या सेल्स, और श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और पटकाणु होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं। शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं, और ये शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क यानी कि गुर्दे, 2 मूत्रवाहिनियां, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद यानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन यानी कि सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। वाष्पो उत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है यानी कि कमी होती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित खिंचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। अब करते हैं दोस्तों अभ्यास प्रश्न। क्या करना है हम लोगों को? अब हमें अभ्यास प्रश्न कंप्लीट करने। पहला प्रश्न दिया गया कॉलम ए और बी को हमें मिलाना है। तो जो रंध्र है वह किसका कार्य करता है? वाष्पो उत्सर्जन का। जाइलम जल का परिवहन, मूल रोम जल का अवशोषण, फ्लोएम भोजन का परिवहन। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर दिया गया 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी पूर्ति करनी? रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। जो दिया गया है का नंबर, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन क्या कहलाता है? वह धमनियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? धमनियों के द्वारा होता है। खा नंबर देखो, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। गा नंबर देखिए, धमनियां और शिराएं कोशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। घ नंबर देखिए, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन दिल की धड़कन कहलाता है। ये साउंड कैसा क्रिएट करता है? लब और ढब क्रिएट करता है। कैसा साउंड? लब और ढब क्रिएट करता है। अब देखते हैं हम चा नंबर। कौन सा देखते हैं? चा नंबर देखते हैं। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या? यूरिया। देखिए, मानव के जो भी उत्सर्जी उत्पाद उसमें किसकी अधिकता होती? उसमें यूरिया होती है। उसे सीधा यूरिया ही कहते हैं। 6 नंबर देखो, पसीने में जल और लवण होते हैं। इन्हीं लवण के कारण आप देखिए गर्मियों में सफ़ेद आप कपड़े पहनते हो, उस पर धब्बे बन जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद से। कैसे? आपने ब्लैक शर्ट पहनी, ब्लैक टी शर्ट पहनी, उसमें जो व्हाइट कलर के धब्बे बन जाते इसी लवण के कारण ही बन जाते, क्योंकि अपने पसीने में कुछ NaCl की भी मात्रा होती है। जा नंबर देखो, वृक्क
क्या देखना है आपको? वृक्क देखना है। जो वृक्क है अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालता है। किसके रूप में? द्रव के रूप में ये बाहर निकालता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसे मूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र, इसे हम कहते हैं। देखते हैं अब हम झा नंबर। वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने के कार्य में वाष्पो उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जब पेड़ पौधों में क्रिया होती है तो पानी ऊपर की ओर खींचता है। जब खींचता है तो नीचे से पानी जाइलम भी स्पीड से लाता है। जाइलम का कार्य होता है पानी लाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सही विकल्प का हमें चयन करना है। जो का नंबर है, पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ये आपका पहले नंबर ही इसमें का में मिल जाएगा। अब हम देखेंगे क्या नंबर? खा नंबर देखेंगे। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पंखे के नीचे रखकर मूलों के द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें हम कैसे? पंखे के नीचे रखकर इसे हम कर सकते हैं। अब देखते और देखिए, सॉरी दोस्तों, हम आपको बता दें, सही है दोस्तों, जो हम आपको बता रहे थे मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? पंखे के नीचे रखकर। किसके द्वारा? पंखे के नीचे रखकर। इसका ऑप्शन होगा तीसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? देखिए समझाइए। देखिए, पादपों की बात करें, अगर परिवहन की क्रिया नहीं होगी तो वो किसी तरीके से जीवित नहीं रह पाएंगे। किसी तरीके से वे जीवित नहीं रह पाएंगे और उन्हें भोजन का आदान प्रदान, जल का, खनिज लवणों का किसी भी प्रकार का जब परिवहन नहीं होगा, इधर से उधर आना जाना नहीं होगा, तो पादप जीवित नहीं रहेंगे। इसी तरीके से आप जंतु समझ लीजिए। जंतुओं में अगर हम लोगों में कोई परिवहन नहीं होगा, रक्त इधर से उधर नहीं जाएगा, कोई शरीर कार्य ही नहीं करेगा, तो क्या हो जाएंगे? हम लोग मृत की कैटेगरी में आ जाएंगे, निर्जीव की कैटेगरी में रख दिए जाएंगे। देखिए, पौधे और जानवरों के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए विभिन्न आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन कार्यों के दौरान विभिन्न प्रकार के उपयोगी तथा अपशिष्ट उत्पाद बनाए जाते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल बनाए जाते हैं। इन आवश्यक पदार्थों की पूर्ति, यानी कि हमें आपूर्ति करने और अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए सामग्रियों का परिवहन आवश्यक। यानी कि सीधी बात, आप पानी पी रहे हो, उसे यूरिन के रूप में निकालना पड़ेगा। आप खाना खा रहे हो तो मॉर्निंग में जाना पड़ेगा। अगर इन अपशिष्ट पदार्थों को नहीं निकालेंगे तो ये विभिन्न प्रकार की बीमारी क्रिएट करेंगे और जीवन अधिक जीने की जो संभावना वह खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे? देखिए, पट्टिकाणु का कार्य क्या होता है? रक्त के थक्का बनाना। अगर पट्टिकाणु ही नहीं होंगे तो रक्त लगातार बहेगा और लगातार बहता रहेगा तो फिर मरना तय है। जब रक्त जमेगा ही नहीं, पट्टिकाणु जमाएंगे नहीं रक्त को, पट्टिकाणु उपस्थित ही नहीं होंगे तो रक्त बहता रहेगा, उससे मृत्यु होने की संभावना रहेगी। पट्टिकाणु रक्त के थक्के के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि पट्टिकाणु नहीं है तो चोट लगने पर खून का बहना नहीं रुकेगा, इससे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। अंत में व्यक्ति क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी उसकी डेथ हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रंध्र क्या है? रंध्रों के दो कार्य बताइए। पत्तियों में होते हैं, छिद्र होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। पत्ती की सतह के नीचे कई छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। पत्तियों के नीचे वाले हिस्से में जो छिद्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। गैसों यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन रंध्र के मुख्य कार्य हैं। अब बात कीजिए रंध्र के कार्य क्या होते हैं, तो रंध्र के कार्य है ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है कि नहीं होता है? और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते, इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और रंध्र क्या करते? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने में सुविधा यानी कि हेल्प करते हैं। और एक इनका काम होता है वाष्पो उत्सर्जन, रंध्र में सहायक होते हैं, यानी कि वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया में भी रंध्र सहायक होते हैं। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या वाष्पो उत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य
करता है? बिल्कुल। वाष्पोत्सर्जन क्या करता है? जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है तो पेड़ पौधों में एक विशेष गुण के माध्यम से यानी जाइलम के माध्यम से जो भूमि के अंदर से जो खनिज लवण और जल है जो स्पीड से ऊपर आने लगते, जिससे पेड़ है पौधा है वह वृद्धि अच्छे से स्पीड से करता है। वाष्पो उत्सर्जन पौधे में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। वाष्पो उत्सर्जन खिंचाव पैदा होता है जो कि लंबे पौधे और अन्य पेड़ों में पानी के ऊपर चढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि वाष्पो उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से ही जो पानी के अंदर पेड़ के अंदर जो पानी होता है वह स्पीड से ऊपर खिंचता है यानी कि पिकअप होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 नंबर। रक्त के घटकों के नाम लिखिए। यानी कि रक्त किस किस से बना होता है? तो रक्त 4 चीज़ों से बना होता है। इसमें आरबीसी होती, डब्ल्यूबीसी होती, प्लाज्मा होता है और पट्टिकाणु होते हैं। क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु होता है। तो रक्त एक संयोजी तरल ऊतक है। रक्त क्या है? एक संयोजी तरल ऊतक होता है और जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती। रक्त के मुख्य घटक मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ले लो लाल रक्त कोशिकाएं, इनको आरबीसी बोलते हैं और इनका फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पल्स होता है। और ये किस लिए रेड होती? इनमें हीमोग्लोबिन होता है इसलिए ये लाल होती हैं। अब ले लो आप सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, इनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। और ये उन कीटाणुओं से लड़ती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते, यानी कि जो प्रतिरक्षा क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, उसको ये बढ़ाती है। प्लाज्मा, रक्त के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। पट्टिकाणु रक्त में थक्का बनाने का कार्य करता है। पट्टिकाणु कार्य क्या है? रक्त में थक्का बनाने का कार्य यह करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा? 9 नंबर हम देखते हैं। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? जब रक्त की आवश्यकता क्यों होती? ताकि शरीर जो है, शरीर के अंग हैं, वो सुचारू रूप से कार्य कर सकें। शरीर के प्रत्येक भाग को अपने कार्य करने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हर भाग को कुछ अपशिष्ट उत्पाद भी उत्पन्न करता है। यानी कि जो भाग हैं जब यूज करेगा कोई चीज़ तो अपशिष्ट पदार्थ भी बनाएगा, जिसे हटाने की भी आवश्यकता होती है। मैंने अभी आपको बताया रक्त पचे हुए भोजन को छोटी आंत यानी कि जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचता है। ये फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर से निष्कासन के लिए अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी करता है। इस प्रकार यह विभिन्न पदार्थों के वाहक रूप में कार्य करता है। अतः विभिन्न पदार्थों की आपूर्ति के लिए अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए शरीर की सभी हिस्सों को रक्त की आवश्यकता होती है। मैं आपको बता दूं, जो हृदय होता है, हृदय जब शुद्ध रक्त बना देता है यानी कि शुद्ध रक्त हो जाता है तो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य धमनी करती। कौन करती? धमनी करती है। अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके हृदय तक कौन लाता है? वह आपकी शिरा करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जो रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई पड़ता है? यह हीमोग्लोबिन। आरबीसी होती रेड ब्लड कार्पल्स, जिनका जीवन काल 120 दिन होता है और इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? वह होता है हीमोग्लोबिन की वजह से आपका रक्त कैसा होता है? लाल होता है। अब आपको बताएं हृदय के कार्य। देखिए हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय का कार्य क्या होता है? ब्लड को पंप करना, यानी कि रक्त को यह पंप करता है और लगातार जीवन पर्यंत यह धड़कता रहता है और अपने शरीर में रक्त परिवहन का भी यही कार्य करता रहता है 24 घंटे। यानी जब तक आप जीवित रहते हैं रक्त परिवहन का कार्य कौन करता है? यह आपका हृदय करता है। रक्त अपने साथ अन्य उपयोगी पदार्थों को भी शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। हृदय फेफड़ों को ऑक्सीजन रहित रक्त भेजता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। यह रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। क्या करता है? यह आपूर्ति करता है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कौन सा? 12 नंबर। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? सीधी सी बात है, जो हम अंदर ले रहे, खा रहे, पी रहे, अगर इसको हम बाहर नहीं करेंगे, जो अपचित है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है,
अगर उसे हम बाहर नहीं करेंगे तो ये विषाक्त उत्पन्न करेगा, पॉइजन क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर, जिससे स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा और जीवन है वह खतरे में आ जाएगा। जब शरीर की विभिन्न कोशिकाएं अपने कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बन जाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए विषैले होते हैं, इसलिए शरीर द्वारा इन पदार्थों को उत्सर्जित करना आवश्यक है। क्या करना? उत्सर्जित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 13, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। किसका? मानव उत्सर्जन तंत्र का आप लोग चित्र बनाइए। कि दोस्तों ये रहा मानव उत्सर्जन तंत्र का आपका चित्र। इसको आप देख सकते हैं और इसे आप आराम से बना भी सकते हैं। इसे आराम से देखिए और इसे आराम से आप लोग बनाइए। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे एनसीईआरटी के। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों फिर से जय हिंद।